Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स एट भरतपुर। तो हम जानेंगे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स आपका भरतपुर का रिसेंट एक्सकेवेशन एट भरतपुर इन वेस्ट बंगाल पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हैव रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। जो अभी हाल ही में एक्सकेवेशन किया गया है भरतपुर में वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, ये कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए। वहां पर रिवील हुआ है प्रेजेंस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का फाइंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस एक्सकेवेशन बिटवीन 1972 एंड 1975। तो जो फाइंडिंग्स मिला था हमें प्रीवियस एक्सकेवेशन से 1972 से 1975 के समय पे अ लार्ज बुद्धिस्ट स्तूपा वाज फाउंड। एक लार्ज बुद्धिस्ट स्तूपा मिला था। ब्लैक और रेड वेयर पोट्री जो थे चैल्कोलिथिक एज के वो भी वहां पे पाए गए थे। 5 ब्यूटीफुल सीटेड स्कल्पचर ऑफ द बुद्धा इन भूमि स्पर्श मुद्रा विथ ऑल 5 फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड एक्सटेंडेड टू टच द ग्राउंड वेयर फाउंड। और जो 5 ब्यूटीफुल सीटेड स्कल्पचर था बुद्धा का भूमि स्पर्श मुद्रा का, इसमें सारे 5 फिंगर जो है राइट हैंड के वो एक्सटेंडेड थे, वो टच कर रहे थे ग्राउंड को, वो पाए गए थे। अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपा, बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में हम जानेंगे। फिर भूमि स्पर्श मुद्रा के यहाँ पे डिस्कशन हुआ तो उसको भी हम समझेंगे। अब बुद्धिस्ट स्तूपा इज ए कॉमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट यूजुअली हाउसिंग सेक्रेड रेलिक्स एसोसिएटेड विद बुद्धा। जो बुद्धिस्ट स्तूपा है ये आपका एक कॉमेमोरेटिव मॉन्यूमेंट है जो कि यूजुअली हाउस करता है सेक्रेड रेलिक्स को जो कि बुद्धा से रिलेटेड है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो सिंबलाइज करता है बुद्धा के इनलाइटनमेंट को बॉडी ट्रिंडर, जहां पे उन्होंने समन किया था, उनको समन किया गया था अर्थ गॉडेस के द्वारा, चितरवा के द्वारा, कि वो बियर करे विटनेस को अपने अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट का। चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में भी हम जान ले। चैल्कोलिथिक और कोपर एज इज द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द नियोलिथिक एंड द ब्रोंज एज। जो चैल्कोलिथिक है जिसको कि हम कोपर एज के नाम से भी जानते हैं, ये ट्रांजिशनल पीरियड है जो कि आपका नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच में पड़ता है। इज टेकन टू बिगिन अराउंड द मिड 5th मिलेनियम बीसी एंड इट विद द बिगिनिंग ऑफ ब्रॉन्ज एज प्रॉपर इन लेट 4th to 3rd मिलेनियम बीसी डिपेंडिंग ऑन द रीजन। और ये आपका स्टार्ट हुआ था मिड 5th मिलेनियम बीसी पे और समाप्त हो जाता है बिगिनिंग में ब्रॉन्ज एज प्रॉपर के लेट 4th से 3rd मिलेनियम बीसी का जो समय है ये डिपेंड करता है अलग अलग रीजन के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनजीटी प्रोब इनटू क्रूज ऑपरेटिंग इन भोपाल रामसर वेटलैंड। तो जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये प्रोब कर रहा है जो क्रूज ऑपरेट कर रहा है भोपाल रामसर वेटलैंड में, इसके बारे में। तो इसको हम समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, फिर भोज वेटलैंड के बारे में भी जानेंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है डायरेक्टेड द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी एंड मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू पीरियडिकली मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ क्रूज वेसल पॉल्यूटिंग द भोज वेटलैंड इन भोपाल एमपी। ये वेटलैंड जो आपका भोज वेटलैंड कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो पीरियडिकली मॉनिटर करे जो एक्टिविटी हो रहा है क्रूज वेसल का जो पॉल्यूट कर रहे हैं भोज वेटलैंड को भोपाल मध्य प्रदेश में। इस इश्यू के बारे में हम समझ ले पहले। स्टेट गवर्नमेंट अलॉट क्रूज ऑफ कैपेसिटी 50 पैसेंजर 2011 एंड प्लान टू लॉन्च हायर कैपेसिटी क्रूज इन 2023। However, cruise vessels have been known to cause pollution in the lake and are in clear violation of EPA 1986 and the state government own notification of 2022. Only non-motorized boats are permitted. स्टेट गवर्नमेंट ने अलो किया था क्रूज जिसका कैपेसिटी 50 पैसेंजर का था 2011 पे, और वो प्लान कर रहे हैं कि वो लॉन्च करेंगे हायर कैपेसिटी क्रूज को 2023 तक। लेकिन जो क्रूज वेसल है वो जाना जा रहा है पॉल्यूशन के लिए, लेक में वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है और ये वायलेशन भी है आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट 1986 का, और जो स्टेट गवर्नमेंट का खुद का नोटिफिकेशन है 2022 का उसका भी वायलेशन है। तो वहां पे कहा गया है सिर्फ नॉन मोटराइज बोट को ही परमिट किया जाएगा, लेकिन क्रूज तो वो तो मोटराइज बोट ही होगा। भोज वेटलैंड के बारे में हम जान लें। जो वेटलैंड मेन मेड होता है जिसको हम रामसर साइट भी कहते हैं, जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है, 2 लेक, अपर लेक जिसको कि भोजतल और लोअर लेक जिसको छोटा तालाब कहा गया है, ये प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर 1 मिलियन पीपल से अधिक लोगों को। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में जान लें हम। Central Pollution Control Board of India is a statutory organization under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in 1974 under the Water Act 1974. जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है भारत का, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में वाटर एक्ट 1974 के माध्यम से। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसको पावर दिया गया और फंक्शन के वो एयर एक्ट 1981 है उसके माध्यम से, ताकि वो काम कर सके। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में भी हम जान लें क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी मेड इन द ईयर 2010 to deal with environmental cases and the speedy implementation of decision relating to them. तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 2010 में क्रिएट किया गया था ताकि ये डील कर सके इन्वायरमेंटल केसेस से और स्पीडी इंप्लीमेंटेशन कर सके जो डिसीजन उससे रिलेटेड हो। रिलेटेड न्यूज जो इससे और भी आया हुआ है, एक्सपर्ट्स क्लेम मूव टू डिवाटर हैदरपुर वेटलैंड। तो जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि डिवाटर किया जाए हैदरपुर वेटलैंड को। तो हम जानेंगे इसका पीछे
क्या रीजन है ड्रेनेज वाटर आउट करने के पीछे, और हैदरपुर वेटलैंड के बारे में भी हम समझेंगे, फिर मैप में भी इसको देखेंगे। उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो ड्रेन आउट कर रहा है हैदरपुर वेटलैंड को, जो कि एक प्रोटेक्टेड रामसर साइट है, जो कि मानना है कि ये बेस्ट अपलैंड है नॉर्थ इंडिया का। ये फोर्स कर रहा है टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को कि वो लीव करे, जो सबसे प्रोमिनेंट बर्ड साइट था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। क्या रीजन है जिसके कारण ड्रेनिंग किया जा रहा है, वाटर को बाहर निकाला जा रहा है? दिस वाज डन अंडर प्रेशर फ्रॉम फार्मर हु कंप्लेंट ऑफ वाटर लॉगिंग इन देयर फील्ड ड्यू टू हाई ग्राउंड वाटर लेवल। ये किया जा रहा है जो प्रेशर था फार्मर की तरफ से, वो कंप्लेन कर रहे थे कि जो वाटर लॉगिंग हो रहा है उनके फील्ड पे हाई ग्राउंड वाटर लेवल के कारण। हैदरपुर वेटलैंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 7,000 हेक्टेयर ऑन द मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर बिटवीन गंगा एंड सोलानी रिवर। जो आपका हैदरपुर वेटलैंड है ये आपका स्प्रेड करता है, जो आपका एरिया है 7,000 हेक्टेयर का, वहां पे मुजफ्फरनगर बिजनौर बॉर्डर पे गंगा और सोलानी रिवर पे। इट इज अ पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये आपका हैदरपुर वेटलैंड जो है पार्ट है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जो रामसर साइट जो कि आपका न्यूज में भी आया हुआ था। तो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ड्रेन कर रहा है हैदरपुर वेटलैंड को, जिसके कारण बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स उनको वहां जगह छोड़ के जाना होगा। तो आप देख सकते हैं लोकेशन अब हैदरपुर वेटलैंड रामसर साइट का उत्तर प्रदेश में, और जो उसके पहले हम लोगों ने भोज वेटलैंड डिस्कस किया था भोपाल का, वो भी आप देख सकते हैं एमपी का। तो हैदर वेटलैंड मैन मेड लेक है जो कि बनाया गया था 1984 पे। ये जो बायोडायवर्सिटी है ये अट्रैक्ट करता है बर्ड्स को, एक्सोटिक बर्ड्स जो है वहां पे पहुंचते हैं मंगोलिया से। एनजीटी ने जो भोज वेटलैंड का केस था उसमें डायरेक्ट किया है सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि मॉनिटर करे एक्टिविटी को क्रूज वेसल का जो कि पॉल्यूट कर रहा है। तो दोनों को यहाँ पे हम लोगों ने मैप में देख लिया लोकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केरला अनाउंसेस मेंस्ट्रुअल लीव। तो जो केरला है उन्होंने अनाउंस किया मेंस्ट्रुअल लीव को, तो जानेंगे इसके बारे में हम। Kerala government announced that it will grant menstrual leave for female students in all state university under the Department of Higher Education as part of government commitment to realize a gender just society. केरला गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो ग्रांट करेगी मेंस्ट्रुअल लीव फीमेल स्टूडेंट को सारे स्टेट यूनिवर्सिटी पे। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है रियलाइज करने का एक जेंडर जस्ट सोसाइटी को, उसके अंतर्गत इसको किया जा रहा है डिसीजन। जो गर्ल जिसकी एज 18 ईयर्स और उससे अधिक होगी वो एलिजिबल होंगे 60 डेज मेंस्ट्रुअल लीव के लिए साल में। विद दिस द अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ गर्ल स्टूडेंट इज सील्ड एट 73% एज अगेंस्ट द यूजुअल 25%। इसके बाद क्या होगा, जो अटेंडेंस परसेंटेज है गर्ल्स स्टूडेंट का उसको सील किया गया है कि 73% होगा यूजुअल 75% की जगह पे, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल लीव दिया जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है इस मूव का? A move toward acknowledging and addressing the often debilitating pain and discomfort that so many are often forced to work through. ये एक मूव है जो कि एक्नॉलेज कर रहा है और एड्रेस कर रहा है ऑफन डेबिलिटेटिंग पेन को, डिस्कम्फर्ट को, जो कि बहुत सारे ऑफन फोर्स होते हैं उस दौरान काम करने को। इट विल हेल्प क्रिएट वर्क प्लेस एंड क्लासरूम दैट आर मोर इंक्लूसिव एंड एकोमोडेटिंग। ये मदद करेगा क्रिएट करने में वर्क प्लेस या क्लासरूम को जो कि और ज्यादा इंक्लूसिव या एकोमोडेटिंग होंगे। इसका लेकिन कुछ चिंता भी है, तो क्या कंसर्न है पहले हम उसको समझते हैं। क्रिएट फर्दर डिस्क्रिमिनेशन, ये और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है। इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया वेयर मेंस्ट्रुएशन रिमेन्स अ टैबू, इट इज पॉसिबल दैट अ स्पेशल पीरियड लीव कुड बिकम अनदर एक्सक्यूज फॉर डिस्क्रिमिनेशन। जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है भारत का, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल को क्या है, अभी भी मेंस्ट्रुएशन को एक टैबू के रूप में देखा जाता है। ये माना जा रहा है कि जो स्पेशल पीरियड लीव है ये एक अनदर एक्सक्यूज होगा डिस्क्रिमिनेशन का। एग्जाम्पल के तौर पर आप कंसीडर कर सकते हैं सिमिलरली ट्रेडिशनल सोसाइटी जैसा कि आपका साउथ कोरिया और जापान था, दोनों ही अलाउ करते हैं मेंस्ट्रुएशन लीव को, लेकिन बहुत कम वुमेन ही है जो कि इसको अवेल करती है। उनका मानना है ये सोशल स्टिग्मा अगेंस्ट मेंस्ट्रुएशन के इस कारण वो इसका बेनिफिट नहीं उठाती है। जो उतना डेवलप कंट्री नहीं कर पा रहा है, तो आप अगर इसको इंडिया पर लागू करोगे तो इसका सक्सेस रेट क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हो। There is risk of medicalize a normal biological process which would further entrench existing biasness against women। और एक खतरा है मेडिकलाइजिंग का नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जो कि और ज्यादा बढ़ा देगा एग्जिस्टिंग बायसेस को वुमेन के खिलाफ। रिलक्टेंस इन हायरिंग वुमेन, बहुत कंपनियां क्या होगी रिलक्टेंस करेगी वुमेन को हायर करने से पहले, क्योंकि जो लीव है वो तो है ही, उसका ये मैंडेटरी जो लीव हो जाएगा ये प्रॉब्लम करेगा उनके जॉब कल्चर पे। पॉसिबिलिटी है कि जो पर्सिव फाइनेंशियल और प्रोडक्टिविटी कॉस्ट होगा मैंडेटरी पीरियड लीव का, जो कि एम्प्लॉयर्स को उठाना पड़ेगा। इस कारण बहुत सारे जो है वो रिलक्टेंट करेंगे, हायर नहीं करेंगे वुमेन को। प्रीवियस एफर्ट टुवर्ड दिस डायरेक्शन, इसके पहले जो एफर्ट लिया गया था इस डायरेक्शन पे, तो एफर्ट टू इंट्रोड्यूस सच पॉलिसी इन इंडिया इज नॉट न्यू। ये जो एफर्ट लिया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये नया नहीं है, इससे पहले भी इंडिया पे ऐसा एफर्ट लिया जा चुका है। 1992 पे बिहार गवर्नमेंट ने 2 डेज का मेंस्ट्रुअल लीव कहा था हर एक मंथ में। 2017 में मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, जो कि प्रोवाइड करता है मंथली 2 डेज मेंस्ट्रुअल लीव को दोनों ही पब्लिक या प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान। 2020 में जोमेटो ने इंट्रोड्यूस किया था मेंस्ट्रुअल लीव अप टू 10 डेज का साल पे वुमेन और ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद सिमिलर पॉलिसी जो है फॉलो किया गया प्राइवेट कंपनी जैसे स्विगी और बाइजूस के द्वारा भी।
अगर हम ग्लोबल लेवल में बात करें तो जापान जो है वो आपका पहला कंट्री है जिसने इंप्लीमेंट किया था इस पॉलिसी को 1947 में ही। तो पहला कंट्री कौन है? जापान ने कब किया था? 1947 में किया था। पूरे ग्लोब में मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी एग्जिस्ट करता है बहुत सारे कंट्री पे, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, जाम्बिया, स्वीडन, मेक्सिको, स्पेन सब में। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, ये अप्रूव किया गया एक न्यू लॉ के द्वारा कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक पेड मेंस्ट्रुअल लीव को। क्या है मेंस्ट्रुअल लीव? तो था, लेकिन अब पेड की बात कही गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम कैरिडियोमोइडम्स। तो हम जानेंगे असम के कैरिडियोमोइडम्स के बारे में। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पुट फोर्थ द नेम ऑफ असम कैरिडियोमोइडम ब्यूरियल साइट इन एडिशन टू यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फॉर 2023-24। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो असम का आपका कैरिडियोमोइडम्स ब्यूरियल साइट है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में डाले 2023-24 के लिए। अगर इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ये इकलौता कल्चरल हेरिटेज साइट होगा नॉर्थ ईस्ट का जिसको कि कवर किया जाएगा इस स्टेटस के अंतर्गत। तो हम जानेंगे कैरिडियोमोइडम्स के बारे में। ये कहाँ लोकेटेड है? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है तो असम में। इसको हम जानते हैं पिरामिड ऑफ असम के नाम से भी। ये ओरिजिनल जो कैपिटल था आपका अहोम किंग्स का वहीं पे है। ये कंटेन करता है सेक्रेट ब्यूरियल्स को, ग्राउंड जो कि है अहम किंग्स और क्वीन का, और ये प्लेस है एंसेस्ट्रल गॉड का भी अहम्स के लिए। चे राई दोइस, चे मीन्स सिटी और टाउन, राई मीन्स श्राइन एंड डोई मीन्स हिल। इन शॉर्ट चराडियो मीन्स अ शाइनिंग टाउन सिचुएटेड ऑन ए हिल टॉप। तो जो आपका चराडियो है इसका शॉर्टली मतलब होता है शाइनिंग टाउन जो कि सिचुएटेड है आपका हिल टॉप में। मोडाम इज ए क्यूमुलस, अ माउंड ऑफ अर्थ रेज ओवर ए ग्रेव। जो आपका मोडाम होता है ये क्यूमुलस होता है, माउंड ऑफ अर्थ जिसको रेज किया गया हो ग्रेव के ऊपर। कब इसको बिल्ड किया गया था? तो चौलंग शुक्पा जो कि फाउंडर थे अहम डायनेस्टी के 1253 सीई के समय पे इसको बिल्ड किया गया था इनके द्वारा। कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो लोकेटेड एट अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम द हिस्टोरिकल शिव सागर टाउन इन असम एट द फुट हिल्स ऑफ नागालैंड। और ये आपका लोकेटेड है 30 किलोमीटर दूर हिस्टोरिकल शिव सागर टाउन से असम के फुट हिल्स में नागालैंड के। क्या फीचर्स है इसका? ये कंप्राइज करता है एक मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट को जो कि 1 या 1 से अधिक चैम्बर का है, डोमिकल सुपर स्ट्रक्चर है जो कि कवर्ड है हिप ऑफ अर्थन माउंट से, और एक्सटर्नली ये अपीयर करता है एक हेमिस्फेरिकल माउंट के तौर पे। 90 रॉयल ब्यूरियल्स है चैरिडियो इन टोटल, और जो 90 रॉयल चैरिडियोल है वो टोटली वहां पे है। अहोम किंगडम के बारे में भी हम ब्रीफली समझ लेते हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1228 में ब्रह्मपुत्र वैली में असम के। अहोम किंगडम रिटेन किया था अपने सॉवरेंटी को 600 ईयर तक। अहोम रूल कर रहा था लैंड को, जो प्रोविंस था जिसको एनेक्ट किया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा 1826 में साइन करने के बाद ट्रीटी ऑफ यान्डबो को। ये जो ट्रीटी ऑफ यान्डबो कब साइन किया गया था, किसके साथ किया गया था, ये आपको पता चल गया यहाँ पे। अहोम स्टेट डिपेंड करता है अपने फोर्स लेवल के ऊपर जिसको कि कहा जाता है पाइक्स। अभी हाल ही में अहोम जनरल और 4 हीरोजों से लसीत बोरकन का 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था। ट्रेडिशनली अहोम जो है वो मेंबर है ग्रेट टाई आई ग्रुप ऑफ पीपल के। तो अभी लसीत बोरकन का जो 400 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडमान आइलैंड आफ्टर परमवीर चक्र रेसिपेंट। ये दोबारा आया है पीआईबी का न्यूज, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अंडमान आइलैंड है उसका नाम परमवीर चक्र रेसिपेंट के नाम पर रखा गया है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल ही में 21 जो लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, उनका नाम इंडिया के 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी के नाम पर रखा है। इसके पहले भी ऐसा स्टेप लिया जा चुका है। रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था पीएम मोदी के द्वारा जब वो विजिट किया था आइलैंड को 2018 में। परमवीर चक्र के बारे में हम जान ले तो परमवीर चक्र जो है वो इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है जो कि दिया जाता है डिस्प्ले के लिए, डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वैलोर बहादुरी के लिए वॉर टाइम पे। परमवीर चक्र ट्रांसलेट करता है व्हील ऑफ अल्टीमेट ब्रेव को, और ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है सबसे कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी को, प्रेजेंस एनिमी का जो उसने साबित किया है। ये पहला अवार्ड दिया गया था 1947 में, और ये जो लास्ट अवार्डी थे 1999 के समय पे थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हम जान ले। पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको हम कंसीडर करते हैं। तो इनकी बर्थ जो था वो आपका 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे विवेकानंद के टीचिंग से, और वो मानते थे उनको अपना स्पिरिचुअल गुरु। उनका जो पॉलिटिकल मेंटर था वो चित्तरंजन दास थे। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो जो न्यूज़पेपर था चित्तरंजन दास का न्यूज़पेपर फॉरवर्ड जिसके वो एडिटर थे, उनका खुद का न्यूज़पेपर था स्वराज। स्लोगन जो कि इनके द्वारा दिया गया था जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, चलो दिल्ली, इटमाद फेट, इतफाक यूनिटी एंड कुर्बानी सैक्रिफाइस। ये स्लोगन आपको मेमोराइज होना चाहिए किनके द्वारा दिया गया है। बोस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। और बोस जो से वो पहले पर्सन थे जिन्होंने एड्रेस किया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के तौर पे। He opposed the मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपोज किया था मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट को जो डोमिनियन स्टेटस वो चाहते थे भारत के लिए। वो चाहते थे कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले।
बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट एट हरिपुर सेशन इन 1938। तो ये कब बने थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट? हरिपुर सेशन के दौरान 1938 का। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने फाउंड किया था एक न्यू पार्टी को, फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको कहा गया था, ताकि वो कंसोलिडेट कर सके पॉलिटिकल लेफ्ट जो बंगाल के उनको। इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने अनाउंस किया था फॉर्मेशन आजाद हिंद गवर्नमेंट का और इंडियन नेशनल आर्मी का 21 अक्टूबर 1943 पे। जो आईएनए था उसको पहली बार फॉर्म किया गया था मोहन सिंह और जापानीज मेजर इक्वेकी फुजियामा की मदद से, और ये कंप्राइज कर रहा था इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जिनको कैप्चर किया गया था जापान के द्वारा मलयान कैंपेन पे श्रीनगर पे। अदर जो ऑनर्स इनके नाम पे है, तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इनके नाम पे ही दिया जाता है ये ऑनर को। और उनका जो बर्थ है वो सेलिब्रेट किया जाता है पराक्रम दिवस के तौर पे, जो कि हर एक साल 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.